एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे, एक्चुअली हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था। मैंने आपको टेस्ट जो ये मैराथन सीरीज़ चल रही है उसमें 10th वाला दे दिया, बट समहाउ वी स्किप द 9th सीरीज़। तो आज मैं 9th सीरीज़ आपको लेके आई हूँ मैराथन सीरीज़ की, जिसमें हम ऑथर पीबी शैली जी को करेंगे, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, राइट। So without wasting our time, we will begin with that. But before moving on to the video, मैं चाहती हूँ कि आप में से जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं और ऑथेंटिक मटेरियल आप लोगों को ला सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मटेरियल पहुँच पाए। और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही सीरीज़ बनाई गई हैं जिससे आप एग्ज़ाम दें, चाहे आप टीजीटी दें, एलटी दें, पीजीटी दें, इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर यूजीसी, तो ये आपको कोई भी लेवल, किसी भी स्टेट का भी अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ ये आपको हेल्पफुल हो। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इज योर, हु रोट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट्स। ये किसने कहा है कि जो हमारे स्वीटेस्ट, जो हमारे बहुत ही मधुर गाने होते हैं, वो हमारे सबसे दुखी मन जब हमारा होता है तब हम जो वो गाना गाते हैं वही हमारा सबसे मधुर गीत होता है। तो यस, ये शैली जी का ही काम है, पीवी शैली जी का ही वर्क है। लेकिन ये कौन सा वर्क है, अगर आपको याद, अगर कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए ये कौन से वर्क से ली गई है ये पंक्तियाँ, तो आपको ये भी आना चाहिए। तो ये ली गई है हिज ओड टू आ स्काई लार्क। इसको ज़रा याद रखिएगा, स्काई SKYLARK, इसीलिए आप लोग लिखते भी रहिए साइड में। अगर जब आप ये क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हो तो सिर्फ इसको यूट्यूब में खोल कर मत बैठ जाइए, इसे खाली ऐसे मत पढ़िए। आपके पास हमेशा एक पेन या पेंसिल और एक नोटबुक होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बार आप सुनते हैं, एक तरफ आप लिखते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस को दुगनी कर देता है, जिससे कि आपको याद भी रहे। तो इसलिए आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप उसको उसी प्रकार से लिखने की कोशिश कीजिए। तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल गए। अगर पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से ली गई है, कौन से उसमें कंपोज की गई है पोयम में, तो दैट इज़ ओड टू अ स्काई लार्क। किसने लिखी है? पीबी शैली ने लिखी है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द शैलीज पोयम हैज़ अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। इनमें से कौन सा काम ऐसा है जिसमें शैली जी की जो पोयम है वो ग्रीक माइथोलॉजी के बेस पे ली गई है। तो एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी के बेस पे यहाँ पर जो ली गई है वो है शैलीज प्रोमीथियस अनबाउंड। ये है प्रोमीथियस अनबाउंड। शैली की प्रोमीथियस अनबाउंड है जो 1819 में आई थी, ठीक है। और ये 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है। लिख लीजिए कहीं पर आप, ये एक 4 एक्ट, 4 समझते हैं ना, 4 एक्ट, ACT एक्ट, 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है जिसको कंसर्न किया गया था जो ग्रीक के जो टॉर्मेंट्स होते हैं ग्रीक के, उनके माइथोलॉजिकल फिगर प्रोमीथियस से उनको माना गया था। मतलब उनकी तरह इनको सिंबलाइज किया गया था। कहा गया था कि ये डिफाइज करते हैं गॉड को, और क्या देते हैं, फायर देते हैं ह्यूमैनिटी को। फॉर ही इज सब्जेक्टेड टू, तो उनको फिर इसके वजह से इन्हें एक पनिशमेंट मिलती है, वो सफरिंग होती है ज़्यू के हाथ से। तो इसीलिए इसमें प्रोमीथियस अनबाउंड को ही एक ग्रीक माइथोलॉजी माना गया है। तो दिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच among the following poem is not written by पीबी शैली। तो देखिए, पीबी शैली ने ओड टू द वेस्ट विंड भी लिखी है, ठीक है। टू अ स्काईलार्क अभी मैंने आपको बताई, ऊपर जो सैडेस्ट वाला पोर्शन आया था। द क्लाउड भी इन्हीं का लिखा गया है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें ओड टू द नाइटिंगेल, ये वाली पीबी शैली ने नहीं लिखी है। तो अगर एग्ज़ाम में आ गया ये किसने लिखी है, ये जॉन कीट्स की है। अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको जॉन कीट्स वाले मैराथन सीरीज़ में समझाया है।
ये कीट्स की है, याद रखिए जॉन कीट्स की है, जो आई थी 1819 में। जब आप जॉन कीट्स पढ़ेंगे वहाँ ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओड टू नाइटिंगेल नहीं है, दिस वन इज नॉट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, whom does Shelley address as the wild spirit? वाइल्ड स्पिरिट शेली जी ने किसको कहा? तो इनकी एक पोयम है ओड टू द वेस्ट विंड, उसमें ये बात कही गई है, ओड टू द वेस्ट विंड। ये वाली जो बात है वेस्ट विंड, ये आई थी 1820 में आई थी। ये वर्क 1820 में आया था। यहाँ पर शैली जी ने पर्सोनिफाई किया है वेस्ट विंड को। जो वेस्ट विंड है, वेस्ट की तरफ से जो हवा आ रही है, उसको पर्सोनिफाइड, उसको पर्सन बना दिया और उसको रेफर कर दिया वाइल्ड स्पिरिट के नाम से, जो कि ऐसी आर्ट है जो हर जगह होती है, हर जगह होती है। तो ये वर्क किससे लिया गया है? द वेस्ट विंड से लिया गया है। तो वो यही बोल रहा है, whom does Shelley address as the wild spirit? तो वाइल्ड स्पिरिट ये किसको कह रहा है? द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड को कह रहा है। और कौन से वर्क में है ये? ओ टू द वेस्ट विंड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ये वाला था। चलिए फोर्थ पे चलते हैं, फिफ्थ पे चलते हैं, राइट। फोर्थ हमने कर लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द पोयम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड टाइगर मीन? DIRGE, इसका मतलब क्या है वेस्ट विंड में? देखिए, डाइगर का मतलब होता है एक वैसा गाना जो तब गाया जाता है जब किसी इंसान की मृत्यु होती है। कहने का मतलब है जब किसी इंसान की मृत्यु हो, उस टाइम पे जो गाना गाया जाता है उसको कहते हैं डर्ज। इस पोयम में इसको रेफ़र किया है एज अ सॉन्ग ऑफ द डाइंग ईयर। डाइंग ईयर मतलब कि ये साल चला गया, नया साल आएगा। तो साल को यहाँ मारा गया है, क्योंकि उसकी अगर आपने पोयम पढ़ी है तो उसमें एक लाइनें आती हैं, दाउ डायर्ज ऑफ द डाइंग ईयर टू विच हिज क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट स्कल्पचर। तो वहाँ पर ये कहता है कि भाई अब ये साल ख़त्म हुआ है, नया साल आ रहा है, तो पुराना साल मर गया, तो डायर, उसके लिए ये गाना गाया गया है। तो ये आपको, अगर इसका जो राइट आंसर बनता है, ऑप्शन बनता है, दैट इज़ अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, whom did the west wind awaken? किसको वेस्ट विंड जगा देती है? तो जो वेस्ट विंड है वो ब्लू मेडिटेरियन, जो ब्लू मेडिटेरियन सी है उसको जगा देती है। ठीक है, इसमें क्या है? द ब्लू मेडिटेरियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, शैली प्रेज टू द वेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम। शैली किसको प्रे कर रहा है? वेस्ट विंड को, किसको उठाने के लिए? तो वो कहता है, विंड ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, कि तुम मुझे एक हवा की तरह, लहर की तरह उठाओ, एक पत्ती की तरह उठाओ और एक बादल की तरह उठाओ। हवा को यहाँ पर शैली जी प्रे कर रहे हैं और कहते हैं, अरे हवा तुम मुझे एक लहर की तरह उठाओ, मुझे एक पत्ती की तरह उठाओ और मुझे एक बादल की तरह उठाओ। क्योंकि वो बोलता है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। क्योंकि एक लाइन में वो बोलते हैं, क्योंकि मैं जीवन के कांटों के ऊपर गिर गया हूँ और मेरा खून बह रहा है, तब वो ये लाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? ब्रॉडली स्पीकिंग दिस लाइन मीन्स, कहते हैं कि यदि विंटर आ गया तो क्या जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो मौसम होता है वो फार बिहाइंड है, वो काफ़ी पीछे है। इस लाइन का आपको मतलब बताना है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड। कहने का मतलब है कि बैड टाइम विल बी फॉलोड बाय गुड वंस। कि भाई कहने का मतलब है कि एक सिल्वर लाइन होती है हर बादल के पीछे। कहने का मतलब है कि बैड टाइम के पीछे अच्छा वक्त आता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ एक समय का ही भेद है,
जब समय अच्छा होगा तो अच्छा आएगा, जब बुरा होगा तो बुरा आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ योर सी, देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी। तुम जिस भी क्लाउड को देखोगे तो वहाँ पर सिल्वर लाइन आएगी। सिल्वर लाइन का मतलब है बुरा समय अच्छे समय के बाद जरूर, बुरे समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आएगा, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, इन हिज बॉयहुड डेज शैली वुड ट्राई टू। बॉयहुड मतलब जब वो लड़के थे तो उस समय शैली क्या चाहते थे? तो शैली एक आउट स्ट्रिप स्काई स्पीड टू द वेस्ट विंड, वो चाहते थे कि मैं भाई आउट स्ट्रिप बाहर जाऊँ, स्काई की स्पीड से करूँ और वेस्ट विंड की तरफ। तो वो उनका मतलब था कि मैं बाहर घूमूं फिरूं ऐश करूं। आउट स्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड, जिस तरीके से वेस्ट विंड की जो स्काई हवा से लहरें उठ रही हैं, मतलब बहुत तेज़ी हवा से आ रही है, मैं भी उसमें उड़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हु कॉल्ड शैली अ ब्यूटिफुल एंड ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain। ये किसने कहा शैली के लिए कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुंदर है, इनइफेक्चुअल एंजल, ऐसा परी है मानो जिसका कोई प्रभाव न पड़ रहा हो। बीटिंग इन द वॉइड, किसमें कहाँ काम कर रहा है? एक ल्यूमिनस, मतलब जो एक चमकीला जो विंग है, इन वेन कहने का मतलब है उसका कोई मकसद नहीं निकल रहा है, वहाँ वो काम कर रहा है और है ये बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा व्यक्ति है। तो ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने कही थी। ये किसने क्रिटिक किया था? ये मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने क्रिटिक किया था शैली जी के लिए। उन्होंने कहा कि पोइट्री एंड लाइफ एट दैट ऑफ ब्यूटीफुल इन्फेक्शन एंजल, क्योंकि उनको ये उन्होंने कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी में अर्नोल्ड जी ने लिटरेरी क्रिटिक के नाम पे इन्हें बहुत जाना जाता है, तो वहाँ पर इन्होंने इनकी लाइफ को इस तरीके से बताया कि शैली जी की जो लाइफ है वो इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, एडोनेस, याद रखिएगा एडोनेस बाय शैली इज एन एलेगी ऑन। एलेगी का मतलब होता है विलाप, ठीक है। तो ये जो एडोनिस है ये काम है उनका, पोयम है। तो ये पोयम शैली जी की एक एलेगी है, विलाप है। लेकिन ये किसके लिए विलाप करते हैं? वर्ड्सवर्थ जी के लिए, ब्रायन के लिए, कीट्स के लिए, कॉलरिज के लिए। तो यहाँ पर ये जॉन कीट की जब डेथ हो जाती है उस टाइम पे एडोनिस शैली जी के द्वारा एक वर्क था और उस वर्क में उन्होंने कीट्स को, जॉन कीट्स हैं ये, इनके ऊपर विलाप करते हुए ये एलेगी लिखी। और ये एलेगी लिखी जो किसके ऑथर थे? और आप जानते हैं कीट्स ने क्या लिखी थी? एंडमियन लिखी थी, हाइपरियन लिखी थी, बहुत सी चीज़ें लिखी थी जो कि 1821 में लिखी थी। तो जो ये पोयम है इसमें 495 लाइन्स हैं, 55 स्पेंसियन स्टेंजाज हैं जो कंपोज होती हैं स्प्रिंग ऑफ 1821, इमीडिएटली जैसे ही आफ्टर 11th अप्रैल व्हेन शैली हर्ड द डेथ ऑफ कीट्स। कहने का मतलब है जब जैसे ही शैली जी को पता चलता है कि जॉन कीट की डेथ हो गई है तो उसके 1821 में तुरंत 11 अप्रैल को कीट्स की डेथ हो जाती है। उसी के तुरंत बाद शैली जी इसको लिखना शुरू कर देते हैं, इस वर्क को। किसको? एडोनिस को। ये किसके लिए संबोधित है? जॉन कीट्स के लिए। ठीक है, हमेशा याद रखिए एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सभी एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, तो डोंट ट्राई टू मिस एनी वन ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइन्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। कि अगर विंटर आएगा तो क्या स्प्रिंग ज़्यादा दूर रहेगा? क्योंकि आप देखते हैं जी, ये जो हमारा प्रकृति है, नेचर है, नेचर में भाई 4 मौसम है। ठंड है, ठंड के बाद गर्मियाँ हैं, फिर बरसात है, फिर मानसून के बाद थोड़ा अच्छा सा मौसम हो जाता है, 3 टाइप के। तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता ही आता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है। अभी आप ही देख लीजिए, आजकल अभी जाड़ा है, थोड़े अब
धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हो गई, तो मौसम तो ऐसे ही बदलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही संबोधित किया है कि एक बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। और ये पीबी शैली जी का काम ओड टू द वेस्ट विंड में कही गई है, जो 1819 में लिखी गई थी, फ्लोरेंस मतलब इटली के आसपास जब वो रहते थे। ठीक है, यह हमने डिस्कस भी कर लिया, ये शैली जी का वर्क है और किस में है ये, ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 13th क्वेश्चन पे है। 13th क्वेश्चन है, हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पीबी शैली ने लिखी थी, क्योंकि हम पढ़ भी पीबी शैली रहे हैं। और ये इन्होंने लिखी थी 1818 में। तो 1818 में इसको 12 कैंटोज में लिखा गया था, राइट। 12 कैंटोज में इसको क्या किया था, लिखा गया था। और ये ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ये पब्लिश हुई थी, इसका एक टाइटल था, उस टाइटल का नाम था लेओन एंड सिंथा। उसका नाम था लेओन एंड सिंथा। एग्जाम में कभी कभी वो ये भी पूछ लेते हैं, सिथना, ये इसका टाइटल था। ठीक है, और कब आई थी अभी आपको बताई, 1818 में आई थी। किस में आई थी ये आई थी आप शैली जी ने लिखी थी, शैली जी ने लिखी थी। ठीक है, ये इस्लाम वाली, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द फेमस लाइन अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग। देखो बहुत बार आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो यस इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। टू द स्काईलार्क शैली जी का वर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑथर्ड बाय द शैली। इसमें से कौन सा काम शैली जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें तो क्वीन मैप शैली जी के द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई थी 1813 में, राइट। उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं एलिस्टर, इन्होंने 1815 से 16 के बीच में लिखी थी, 15 से 16 के बीच में लिखी थी। सेंसी जो है ये भी इन्होंने 1819 में लिखी थी। तो हाइपरियन जो मैंने बोला था जॉन कीट्स ने लिखी है, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो यही एक ऐसा वर्क है जो पीबी शैली द्वारा नहीं लिखा गया है, ये जॉन कीट्स ने 1819 में लिखी थी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलीज पोयम अडोनिस इज। अब आपको अभी थोड़े देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि ये जो शैली की जो एडोनिस पोयम है ये क्या है। मैंने आपको बताया था ये एक विलाप है। किस पे विलाप है, जब कोई मर जाता है उसके बाद उसके दुख में याद में ये पोयम बनाई। तो यहाँ पर पीबी शैली जी ने इसको जॉन कीट्स की मृत्यु के बाद तुरंत ही इसको लिख दिया, तो उनके विलाप में एलेगी। तो ये क्या है, एक एलेगी है। और ये कब आई थी, तो ये आई थी आपकी 1821 में। कभी ईयर पूछ लिया जाए तो वो भी आपको आना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश सेड अबाउट शैली, ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ये किसने बोला शैली जी के लिए कि वह एक अकेला परफेक्ट पूर्ण सिंगिंग गॉड है। मतलब सिंगिंग मतलब जो भगवान के लिए गाए, वो एक भगवान वाला गाना है। परफेक्ट सिंगिंग गॉड मतलब भगवान के लिए एक परफेक्ट सिंगिंग है, ये गीत गाने वाला है। तो किसने इनके बारे में ऐसा बोला था, तो स्विनबर्न ने इनके लिए ऐसा कहा था। यहाँ पर स्विनबर्न ऑप्शन है, स्विनबर्न जी ने इनके लिए कहा था। किसके लिए, पीबी शैली जी के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2005 में भी आया था, 9 में भी आया था, 13 में भी आया था, 21 में भी आया था। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की रेपिटेशन बहुत बार पूछी गई है, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बन जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18th, हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म।
किसने बोला कि बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी है एथिज्म की? ये एक रिलीजियस स्पेक्टिज्म है जिसको 1811 में शैली जी ने एक सभी लोगों के सामने एक न्योता रखा था। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था, तो ये नेसेसिटी ऑफ एथिज्म हु रोट, लिखी किसने थी? तो जी हाँ, ये शैली जी ने ही लिखी थी। किसने लिखी थी? शैली जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1811। कब लिखी थी? 1811। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अब देख लीजिए, दोबारा से एडोनिस पे आ गया। एडोनिस बाय पीबी शेली इज एन एलेगी ऑन द डेथ ऑफ, हमने कई बार कर लिया, किसकी डेथ पे? कीट्स की डेथ पे ये बना हुआ है। ये एलेगी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लाइन पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि जो पोइट्स हैं वो अनएक्नॉलेज्ड, उन्हें जाना नहीं जाता, वो इस टाइप के लेजिस्लेटर होते हैं संसार के। तो ये शैली जी का ही वर्क है, और शैली जी ने, पीवी शैली जी ने इसको अपने वर्क अ डिफेंस ऑफ पोइट्री में कहा है। याद रखिए किस में कहा है, कभी एग्जाम में आ जाए, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री में उन्होंने कहा, जो कि उन्होंने 1821 में तो लिखा था और 1840 में इसको पब्लिश किया था। ठीक है, अपने एसेज में। तो इनके जो लेटर्स अब्रॉड गए थे तो वहाँ इन्होंने क्लेम किया था इस तरीके से। और इन्होंने ये ऐसे लिखा किसकी रिस्पॉन्स में? जब थॉमस लॉव पिकॉक का जो आर्टिकल था उनके रेस्पॉन्स में, अपने दोस्त के रेस्पॉन्स में उन्होंने ये लिखा। और 4 एजेस ऑफ पोइट्री इन्होंने लिखी और उसमें इन्होंने इसको पब्लिश किया था 1820 में। तो कहने का मतलब है पीबी शैली इज़ द राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको कैसी लग रही हैं। आप में से अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉपर नोट्स अगर चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बोला है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, चाहे वो एलटी की तैयारी कर रहे हों या किसी भी स्टेट की टीजीटी की कर रहे हों या पीजीटी की कर रहे हों, तो आपको बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल मैं क्लास में डिक्टेट करके आपको समझाऊंगी, अगर आप लोगों को डिटेल स्टडी चाहिए। बाकी मैराथन सीरीज़ तो चल ही रही हैं, और अगर आप इसमें डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको और भी आपके जो ये क्वेश्चंस हैं आपको और आसानी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों क्लास लेने के लिए, तो वे वहाँ पर, मैंने आप अपने मेन डिस्क्रिप्शन, इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने अपने दोनों नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। तो जिन लोगों को लगता है कि मैम हमें एक बैच स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। जितना होगा मैं बहुत रिलायबल फ़ीस लेके आपको इसका स्टार्ट कर दूंगी बैच को। बट प्लीज़ मेंशन अगर आपको इसकी डिटेल स्टडी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैराथन सीरीज़ ही बहुत ज़्यादा है तो मैं डिटेल लेक्चर नहीं दे पा रही हूँ अभी। तो जो इंटरेस्टेड हों, जिन्हें तैयारी करनी है एक सही तरीके से, जो चाहते हैं हमारा डिटेल स्टडी हो, तो क्रैश कोर्स टाइप का ही, तो वो मुझे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम बैक विद द नेक्स्ट मैराथन सीरीज वेरी सून। टिल देन बाय।